रजनी बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है। ससुराल में सबका बहुत ख्याल रखती है। अपनी नई बहू होने के सारे फर्ज बखूबी निभा रही है। सुबह सुबह ही उठकर वो अपने काम में लग जाती है। आज सुबह आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। रजनी अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे ओ बहुरिया, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने? मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौएं सिकोड़ ली थीं। रजनी ने रसोई घर में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, गुलाबी रंग के सलवार कमीज में रजनी किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर रजनी मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इतना बन सबर कर रहती है। रजनी ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था, और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद रजनी अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा, रजनी बेटी, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूँगा। जी पापा, बोलकर रजनी वापस चली आई थी। रजनी के ससुर अमरनाथ जी रिटायर्ड आर्मी अफसर थे। उनका बेटा राहुल भी सेना में जवान था। रजनी राहुल की पत्नी थी। 4 साल पहले ही राहुल और रजनी का ब्याह हुआ था और ब्याह के 1 महीने बाद ही राहुल को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 4 साल बीत चुके थे, पर अब तक राहुल वापस नहीं लौटा था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। राहुल के लापता होने की खबर से अमरनाथ जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि बेटे की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। रजनी को विश्वास था कि राहुल जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए अमरनाथ जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें रजनी का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। राहुल के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे रजनी पर ही लुटाते थे। रजनी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या? पर अमरनाथ जी ने उनकी एक बात न सुनी थी। सांस की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी रजनी के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें रजनी का साथ श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे रजनी को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। रजनी की सास की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच रजनी के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रजनी का कहना था कि राहुल वापस आ जाएगा तो उसे यहाँ ना पाकर परेशान होगा। उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। अमरनाथ जी को रजनी की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन अमरनाथ जी के करीबी दोस्त कर्नल रमेश जी घर पर आए और बोले, अमर, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? अमरनाथ जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल रमेश जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा। कर्नल रमेश के जाने के बाद अमरनाथ जी काफ़ी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। रजनी ने कई बार
पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे रजनी के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा रजनी के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। रजनी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। रजनी के बुटीक जाते ही अमरनाथ जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूँ देखकर रजनी के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। रजनी के पिताजी ने हाथ जोड़कर अमरनाथ जी से पूछा, आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अमरनाथ जी बोले, मैंने रजनी के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना ज़रूरी था। यह सुनकर रजनी के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। रजनी की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? अमरनाथ जी ने कहा, रजनी के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? रजनी के पिता ने हैरानी से अमरनाथ जी से बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? राहुल की वापसी अब एक सपने जैसी है। महीने भर की शादी को निभाने के लिए रजनी अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, रजनी की माँ ने बीच में बोलना चाहा तो अमरनाथ जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में बहू के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह राहुल भी होता तो रजनी के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फ़र्ज था, इसलिए चला आया, वरना रजनी का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका था। अब आज्ञा चाहता हूँ। अमरनाथ जी के जाने के बाद रजनी के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपने बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए, पर अमरनाथ जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हैं। रजनी के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय राहुल का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घुमा होगा। रजनी के मायके से लौटने के बाद अमरनाथ जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। रजनी शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर रजनी उनके पास बैठ गई। अमरनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, राहुल की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सब को भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि राहुल की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि राहुल की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। रजनी ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? राहुल की कोई खबर आई है क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? रजनी बेचैन हो उठी थी। अमरनाथ जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई राहुल की, और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी ही होगी हमें। रजनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। अमरनाथ जी ने रजनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझ कर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। रजनी ने चौंकते हुए कहा,
पापा आप भी? कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर राहुल की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत ना होती और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रजनी के जाने के बाद अमरनाथ जी सोच में पड़ गए थे कि आप भी से रजनी का क्या मतलब था। इस बात को 10 दिन बीत चुके थे। अमरनाथ जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज़ थी, पर दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। अमरनाथ जी एक बार फिर रजनी को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही रजनी ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। अमरनाथ जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया तो साथ में घर चलेंगे। रजनी ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, अमरनाथ जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतज़ार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके रजनी अपनी कार लेकर बाहर आ गई। अमरनाथ जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए अमरनाथ जी ने फिर अपनी बात शुरू की और रजनी से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? रजनी ने कहा, राहुल ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। अमरनाथ जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि राहुल के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी रजनी के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहता था। अमरनाथ जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले कर्नल साहब अपने घर आए थे। वे अपने बेटे राघव के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। राघव की पहली पत्नी का शादी के 1 साल बाद ही देहांत हो गया था। वह जापान में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यही है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल रमेश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो राघव के साथ जापान में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा, अमरनाथ जी ने जोर देते हुए रजनी से कहा। रजनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड़ प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। और रजनी राघव से शादी करने के लिए राजी हो गई। अगले दिन ही अमरनाथ जी ने रजनी और राघव का रिश्ता तय कर दिया। रजनी के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। घर की सजावट अमरनाथ जी ने रजनी की पसंद के गुलाब के फूलों से करवाई थी। बारात जैसे ही घर के सामने पहुंची तो अमरनाथ जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद रजनी की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो रजनी ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यही नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है राहुल यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब यह सब होने से रोक दो माँ। रजनी अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। रजनी की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आ रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोग की नज़रें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही अमरनाथ जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राहुल मेरे बेटे, तूने बहुत इंतज़ार करवाया। बोलते हुए अमरनाथ जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। रजनी की माँ खुशी से भागते हुए अंदर आई और उन्होंने रजनी के ऊपर
पानी के छींटे मारे। फिर जोर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। रजनी सभी मर्यादाओं को लांघ कर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और राहुल से जा लिपटी। वह फुट फुट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली राहुल। शोरगुल की आवाज़ से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और पोते को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। राहुल ने रजनी से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है रजनी। लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ। जिसे अब खुद हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा? रजनी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी ज़िंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर रजनी ने अपना हाथ राहुल के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? दूल्हा बना राघव इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने राहुल का हाथ पकड़कर अपने हाथों से रजनी के हाथों में दे दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।